नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट और लेखपाल के लिए हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। जीके जीएस और हिंदी के। तो इससे पहले इसी सेट नंबर 31 के हिंदी के प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन पिछले वाले 25 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आज हम जो है इसके जीके जीएस के सेट नंबर 31 के प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। सबसे पहला प्रश्न है कि इब्ने बतूता जो है उसकी भारत यात्रा किसके शासनकाल में जो है वो हुई थी। कहाँ के थे इब्ने बतूता? तो ये जो है वो मोरक्को के जो है वो रहने वाले थे। और मोरक्को के रहने वाले थे, ये तो आपको क्लियर हो गया। पर ये भी बताइए कि किस शासक के काल में जो है इनकी एंट्री जो है भारत यात्रा जो है वो हुई थी। आंसर की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर रखिएगा। इब्ने बतूता जो है इन्होंने 1333 ईस्वी का जो है वो समय था जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा जो है वो की थी। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1325 से लेकर के आपका 1351 तक शासन जो है इनका चला था। उसी के बीच में जो है मोरक्को के मूल निवासी इब्ने बतूता जो है वो आए थे। और इब्ने बतूता की जो रचना है रहला, उसका नाम आपको रटा होना चाहिए। इन सारी चीजों को हम रफ कर रहे हैं ताकि स्पेस थोड़ा सा हो जाए। तो इब्ने बतूता की रचना है रहला, इसको एकदम रट करके रखिएगा। रहला से ही जानकारी भी मिलती है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की। उसके अलावा अमीर खुसरो जो थे उनका तुगलक नामा जो है उससे जानकारी मिलती है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और बरनी जो थे उनकी तारीख ए फिरोज शाही, उससे भी जानकारी जो है इनके शासनकाल की मिलती है। तो ये तीन नाम आप याद रख सकते हैं, उनकी रचनाएं याद रख सकते हैं। अमीर खुसरो का तुगलकनामा, इब्ने बतूता जो है उसका रहला, और बरनी जो है उसके तारीख ए फिरोज शाही। बाकी जो ऑप्शन है जैसे सिकंदर लोदी की बात करें तो इनका टाइम पीरियड 1489 से 1517 ईस्वी तक जो है वो चला था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है, खिलजी वंश से संबंधित जो थे, इन्होंने जो है 1296 यानी 1296 से 1316 ईस्वी तक तो दिल्ली सल्तनत है पर शासन किया था। पर एक चीज ध्यान रखिए, ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे ये दूसरे शासक थे, पहले नहीं थे, क्योंकि संस्थापक थे जिनका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो वो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। 1290 से इनका टाइम स्टार्ट होता, 1296 से 1316 ईस्वी तक टाइम मैंने आपको बता दिया। और बचे आपके फिरोज तुगलक, इन्होंने 1351 से 1388 यानी 1351 से 1388 तक जो है वो शासन किया था। अगला देखते हैं प्रश्न। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है अरावली पहाड़ी पर, मध्य प्रदेश में नीलगिरी की पहाड़ी पर, या फिर आपका विंध्याचल की पहाड़ियों पर। टोडा जो है एक्चुअल में एक जनजाति है जो कि पशुपालक जनजाति के रूप में जो है वो जानी जाती है। और पशुपालक रूप में जानी तो जाती है पर निवास कहाँ करती है वो यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। अच्छा, इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है, मतलब किससे इसका मेन सोर्स है, तो वो है भैंसों। भैंसों पर जो है इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से आधारित है। और ये देखने पे कहाँ मिलती है? तो देखने को नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उन पर देखने को मिलती है। नीलगिरी की पहाड़ियां की स्थिति कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है नीलगिरी की पहाड़ियां। आपको याद होगा तो नदी चैप्टर हम जो पढ़ा रहे थे वहां पर आपको पूरा कोर्स हम सुपर टेट का कराते हैं, उसी में हमने आपको नीलगिरी की पहाड़ियां मैप में बताई भी थी। तो मुख्य रूप से तो तमिलनाडु में देखने को मिलता है, पर कुछ हिस्सा केरल और कर्नाटक में भी आपका नीलगिरी की पहाड़ियों जो है उसका देखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि टोटल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो टोटल आपका 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, और जिसमें सबसे पहला आपका यही नीलगिरी की पहाड़ियां आती हैं। 1986 का वो समय था जब इसे जो है वो शामिल किया गया था, 1986। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगर ईवीएस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना उनमें जो है वो पूछा जाता है। इसको ही हम इंग्लिश में बायोस्फीयर रिजर्व भी जो है वो कहते हैं। और क्षेत्रफल आप चाहे याद करना तो 5520 वर्ग किलोमीटर जो है इसका नीलगिरी की पहाड़ियों का जो है वो क्षेत्रफल है। इसके अलावा टोटल 18 जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। कई बार उससे भी क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, जैसे आपका नंदा देवी है, आपका सिमलीपाल है, दिहांग दिबांग है, और भी ऐसे सभी नाम है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 53। विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? जर्मनी, भारत, ईरान, उत्तर अमेरिका। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सबसे ज्यादा जो एल्यूमिनियम उत्पादक देश है उसमें जो है वो किसका नंबर आता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका चाइना का नंबर आता है, और चाइना जो है इसमें ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो उसके बाद आपका आएगा उत्तर अमेरिका का, क्योंकि चाइना के बाद नंबर आता है आपका, एक तो रूस का आता है और एक तो आपका आता है कनाडा का।
अब यहाँ पर तो देखेंगे तो आपका उत्तर अमेरिका दे रखा है, तो कनाडा आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में ही आता है। महाद्वीप हमको आपको करा चुके हैं, तो आंसर यहाँ पर उत्तर अमेरिका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा था? तो यहाँ पर तो काफी पुराना पूछ लिया गया है, आपको 2011 की जनगणना वाला पता होना चाहिए। बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा, बिहार, केरल या फिर आपका उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो सबसे घना बसा जो राज्य था 1991 की जनगणना के अनुसार वो था आपका पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पश्चिम बंगाल जो है वो सही हो जाएगा। फिर उसके बाद 2001 की जनगणना हुई। 2001 की जो जनगणना थी उसमें भी पश्चिम बंगाल ही आया, पर 2011 वाली जो जनगणना आई उसमें पश्चिम बंगाल नहीं आया, उसके में आपका बिहार जो है वो नंबर आया था देश का सबसे घनी आबादी वाले राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। 55 की इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है, नमक है, कौन सा सही होगा? नमक तो आपका बिल्कुल नहीं है, इतना तो हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा के रखा है कि जो एकदम बेकार ऑप्शन है वो आप सबसे पहले काट देंगे। तो बताइए इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो आपको मैंने बताया काफी बार, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसका जो स्राव होता है वो जो पेनक्रियाज है स्थित उसमें लैंगर की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा जो है वो किया जाता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है जिससे डायबिटीज रोग हो जाता है। तो इसीलिए आप देखते हैं इंसुलिन के अलग से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो ए वाला आपका ऑप्शन हार्मोन जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 56 की महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत किस प्रदेश में आरंभ जो है वो की गई? असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात या बिहार, कौन सा जो है वो सही होगा? तो महिला सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा बात कहाँ की जाती है? यूपी में की जाती है, बिल्कुल आपका यूपी। उत्तर प्रदेश आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने 17 अक्टूबर 2020 को बलरामपुर जिले से इसकी शुरुआत जो है वो की है। तो बस योजना का नाम पता होना चाहिए और राज्य का नाम पता होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा तो यही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। अगला देखते हैं मिशन शक्ति महिला सुरक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं 57 प्रश्न कि पहले स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया? पी आर जारवड़, जी वी मावलंकर, हुकुम सिंह या फिर के एम हेगड़े? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो समय जो है वो था 1954 ईस्वी का, और तारीख थी आपकी 18 दिसंबर की। तो 18 दिसंबर 1954 का जो है वो समय था, और इसको भारत के जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर, जिनका नाम क्या था पूरा? उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इन्हीं के विरुद्ध इन्हें हटाने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था, लेकिन वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। इस चीज को भी समझिए कि ऐसा नहीं था वो पास हो गया था, प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, पहले ऐसे स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया था। तो पीवी ये भी क्वेश्चन जीवी मावलंकर से पूछा जाता है कि पहले लोकसभा अध्यक्ष थे कौन? तो जीवी मावलंकर थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 58। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया है, मार्च का महीना समाप्त होने वाला है, जनवरी फरवरी में मनाया गया था। जनवरी 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी, कौन सा इनमें से सही होगा बताइए? और 2022 में जो आपका मनाया गया था, पहले तो तारीख आंसर की बात करते हैं, तो आपका ये 25 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और 25 जनवरी 2022 की थीम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे कोई भी अगर एग्जाम होगा तो वहां से अगर पूछा जाएगा तो सबसे लेटेस्ट की यही थीम है, और थीम का नाम है समावेशी, सुगम और सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर। ये जो है हिंदी में थीम है, और इंग्लिश में थीम है आपकी मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। तो ये जो है वो इंग्लिश में थीम है। तो हिंदी इंग्लिश में इस प्रकार से थीम है। वैसे हिंदी में याद रखिए, आसान है, समावेशी, सुगम और सहभागी, तीन वर्ड हैं निर्वाचन की ओर अग्रसर। समावेशी, सुगम, समावेशी मतलब क्या है? सबको शामिल किया जाए। अच्छा, इसके अर्थ को भी थोड़ा समझिए ताकि हो सकता है उन्हीं वर्डों से आपको याद हो जाए। समावेशी मतलब क्या होता है? हम पढ़ते हैं ना समावेशी शिक्षा, हर वर्ग को शामिल किया जाए, तो इस प्रकार का इलेक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज सुगम होना चाहिए, मतलब आसानी से, ये ना हो कि मतलब उसमें मार बहुत से लंबे लंबे प्रोसीजर हो, तो मतलब नॉर्मल इंसान जो पढ़ा लिखा ना हो वो ना कर सके, तो आसानी भी होनी चाहिए। और सभी सहभागिता, तो सहभागी वर्ड भी याद रखिए, इसको लेते हुए निर्वाचन की ओर अग्रसर। अगला देखते हैं आपका 59 प्रश्न। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है वो कौन थी? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कॉम्पिटेटिव लेवल में। बताइए कौन सा सही होगा? बताया भी मैंने काफी बार है। इसके साथ ही वीडियो लाइक और
शेयर सभी लोग करते रहिएगा और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, इसलिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लाइक से। कोशिश हम ये करते हैं जो भी चीजें वहां से आ सकती हैं सारी चीजों की बात करते हैं, ताकि कैसे भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप करके जो है वो अवश्य आए। बात करते हैं आंसर की यहाँ पर सही कौन सा होगा, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जिनका नाम था सुचेता कृपलानी। तो बी वाला आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, पूछा जाता है। और ये जो आप नाम देख रहे हैं विजय लक्ष्मी पंडित, बहुत से शायद लोग नहीं जानते होंगे कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो है ये बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये भी आपको छोटे छोटे पॉइंट हैं जो पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 60वां, कि विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर है? क्यू इंग्लैंड में, पेरिस फ्रांस में, हावड़ा भारत में, टोक्यो जापान में। कौन सा जो है वो सही होगा? विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान जो है वो कहाँ है? आंसर की बात करते हैं तो ये आपका ए वाला ऑप्शन क्यू इंग्लैंड जो है आपका सही होगा, जिसको हम रॉयल बॉटनिक गार्डन जो है वो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में वानस्पतिक उद्यान कहते हैं। तो ये क्यू इंग्लैंड जो है उसमें स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। लगभग 300 एकड़ क्षेत्रफल में जो है ये फैला हुआ है। तो आप सोच सकते हैं 1 एकड़ जमीन में कितना होता है, और फिर 300 एकड़ कितना ज्यादा होगा, तो बहुत बड़ा है ये। अगला देखते हैं 61 प्रश्न, की लखनऊ में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था? जीनत महल ने, नाना साहेब ने, बेगम हजरत महल ने, या तात्या टोपे ने। लखनऊ से किसने किया था ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं तो लखनऊ से जो है वो बेगम हजरत महल, इन्होंने जो है 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसका नेतृत्व जो है वो किया था। और अपना जो इन्होंने, इनका जो खुद का विद्रोह लखनऊ से स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका 4 जून 1857 को। पर जो तिथि एक्चुअल में पूछी जाती है वो इस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पूछी जाती है। तो जो डेट निश्चित की गई थी वो एक्चुअल में निश्चित की गई थी 31 मार्च की, पर ऐसा हुआ नहीं था। 31 मार्च को नहीं हुआ, 31 मार्च ने एक्चुअल में 31 मई को जो है ये तिथि जो है वो निश्चित की गई थी। पर जो विद्रोह था वो आपका समय से पहले हो गया था, वो 10 मई को जो है वो निश्चित आपका जो तिथि थी उससे पहले ही जो है वो आपका हो गया था विद्रोह। अगला प्रश्न है आपका 62, कि किसे दामोदर नदी से जो है निम्न नहरों में से किससे दामोदर नदी जो है उससे निकाला गया है? दामोदर नदी को हमने पूरा पढ़ा था, इसकी सहायक, किसकी सहायक नदी थी? तो ये जो हुगली नदी थी कोलकाता में आप देखते हैं, पश्चिम बंगाल में देखते हैं, उसकी सहायक नदी के रूप में काम करती है दामोदर नदी। कौन सा बांध बना हुआ है? तो दामोदर बांध। बांध ना कह करके दामोदर परियोजना आप कह सकते हैं। पूछा यहाँ पर गया है एक्चुअल में किसे दामोदर नदी से जो है वो निकाला गया है? सरहिंद नहर, एडन नहर, बिस्ट दोआब नहर, या ईस्टर्न ग्रे नहर। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो एडन नहर आपका सही होगा। ये आपका पश्चिम बंगाल की जो है वो नहर है और ये दामोदर नदी जो है इसे निकाला गया है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, एडन नहर। कई बार देखिए चीजें क्या होती है, बहुत ज्यादा डीपली पूछ ली जाती हैं कि नदियां आपने पढ़ ली और नदियों के जो सहायक नदियां वो भी पढ़ ली, पर उसके अंतर्गत और जाकर के नहरों से क्वेश्चन जो है वो उठा दिया गया, जैसा ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अगला देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001-11 की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि का परसेंटेज जो है वो कितना था? बताइए, चार ऑप्शन है, 31.34, 17.70, 13.31 या 23.85। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो 17.70 आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। 2001 से 2011 के दौरान भारत की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो रही थी 17.7%। और इसके अंतर्गत ग्रामीण का परसेंटेज था 12.3% और नगरीय जो था वो था 31.8%। तो ये इसके अंतर्गत जो है आपका था। अगला है 64, उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि विवाद खत्म करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत जो है वो की है? भूमि योजना, निराकरण योजना, बरसात योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो इस जो योजना थी उसका नाम था बरसात योजना। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। बहुत से आप देखते हैं ना जो जमीन के विवाद होते हैं लंबो चले चलते हैं, तो उसी टाइप के विवादों को खत्म करने के लिए, या कह सकते हैं जो विवादित संपत्ति हैं उनको निशाना बनाने वाले जो भूमाफिया होते हैं ना वो कब्जा लेते हैं जमीन, तो उसके लिए ग्रामीणों का जो शोषण होता है उससे बचाने के लिए
तो उन सारी चीजों से संबंधित आपकी थी ये बरसात योजना। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, शॉर्ट में भूमि विवाद याद रख सकते हैं। अगला है, किस वर्ष हुगली के जो तट है उन पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया? 1651, 1621, 1649, 1664। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा 1651 का वो समय था जिसमें व्यापार की दृष्टि से बंगाल में आप कह सकते हैं व्यापारिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो हुगली नदी है ना इसी के तट पर देश का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। आंसर आपका 1651 जो है वो सही हो जाएगा। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कहां पर? तो बंगाल में। किसके किनारे? तो आपका हुगली नदी के किनारे। किस उद्देश्य से? तो व्यापारिक उद्देश्य से। 66 प्रश्न है कि किसको संविधान की आत्मा की संज्ञा जो है वो दी जाती है? राष्ट्रीय ध्वज को, प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, या फिर राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? संविधान की आत्मा की संज्ञा किसे दी जाती है? आंसर की बात करते हैं तो संविधान की आत्मा जो है वो कहा जाता है प्रस्तावना को। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान की आत्मा की संज्ञा दी जाती है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा लाया गया, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा लाया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर की तारीख थी और 1946 का जो है वो समय था। ये आपको पता होना चाहिए। पास कब हुआ था? तो 1947 में 22 जनवरी को पास हो गया था। आंसर यहाँ पर सही होगा, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को। अगला है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से है, केरल से है, कर्नाटक से है, तमिलनाडु से है। बताइए कौन सा सही होगा। ये तो बहुत फेमस लोक नृत्य है, आप किसी का गलत नहीं होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर केरल जो है वो बिल्कुल सही होगा। मोहिनी अट्टम केरल का जो है वो लोक नृत्य है और महिलाओं के द्वारा ही किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। अच्छा, कथकली कहाँ का है बताइए। तो कथकली भी केरल का ही लोक नृत्य है। जिनको नहीं पता है उनको याद करना पड़ेगा क्योंकि कथकली भी पूछा जाता है। मोहिनी अट्टम भी है, कथकली भी है, दोनों केरल के हैं। इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। और आपका ओडिसी करके एक है जो उड़ीसा का ही है। नाम में ओडिसी है वो तो आप पहचान ही लेंगे, तो वो उड़ीसा राज्य का है। और जो आपका कर्नाटक है यहाँ के लोक नृत्य में आपका एक यक्षगान देखने को मिलता है, भरतनाट्यम जो है आपको देखने को मिलता है। तो वो आप याद रख सकते हैं, कर्नाटक के हैं। अगला देखते हैं 68 कि मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको सभी चीजें बता भी रखी हैं। वही चार ऑप्शन दे रखे हैं, 40.16, 36.89। इसमें से डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं तो 36.89 आपका आएगा। इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, C/5 बराबर F-32 और बटे में आपका 9। जो भी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है उसको रख के दूसरी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं 69 प्रश्न कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, सिपकीला, चुम्बी घाटी या फिर बनिहाल। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। लेह जाने का रास्ता जो है इनमें से जो है वो किसमें है? आंसर की बात करते हैं, आपका यहाँ पर जोजिला जो है आपका सही होगा। पूछा गया था किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, तो जो जोजिला जोजिला दर्रा है सबसे पहले किस श्रेणी में आता है? तो जास्कर श्रेणी में जो है ये आता है और इससे होकर जो श्रीनगर है उससे लेह जाने का मार्ग जो है वो गुजरता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? सिपकीला जो दर्रा है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा कहाँ है? तो बनिहाल दर्रा जो है ये आपका पीर पंजाल श्रेणी में आता है और इसी से होकर जम्मू कश्मीर श्रीनगर का जो रास्ता है वो जो है वो जाता है। चुम्बी घाटी जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका तिब्बत में है और सिक्किम और भूटान में जो है ये स्थित है। वैसे ये टॉपिक हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं और एस्टेट के लिए हो सकता है आगे आएगा तो हम इसको पढ़ाएंगे अलग से। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, आपको बताना है। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा जो है वो सही होगा? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो दोनों ही इसमें आ जाती हैं मिश्रित में। अगला देखते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पादप प्रजनन से, पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से। कौन सा सही होगा? तो चिपको आंदोलन जो है आपका एक पर्यावरणीय संरक्षण जो है उससे संबंधित है आंदोलन
और भारत का जो उत्तराखंड राज्य है इसमें जो वृक्षों की कटाई है उसको रोकने के लिए, उसका विरोध करने के लिए जो है ये चलाया गया था। और ये जो आंदोलन है ये, बाकी आप तो जानते हैं कि जो आपका उत्तराखंड है वो आपका अलग हो गया है यूपी से सन 2000 में, 9 नवंबर सन 2000 को अलग हो गया था। तो इसलिए अब आप इसे उत्तर प्रदेश का चमोली जिला भी कह सकते हैं, जैसे ऑप्शन में आए। अब आंसर की बात करते हैं तो संरक्षण किससे है? पादप संरक्षण से संबंधित है, यही आपका सही होगा। अगला देखते हैं 72 मुगल सम्राट ने इनमें से किसे इंग्लिश खान की उपाधि जो है वो दी थी? फ्रांसिस्को अल्मीडा, हेनरी द नेविगेटर, या फिर अल्बुकर्क, या फिर विलियम हॉकिंस? कौन सा सही होगा? किसे जो है वो इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी? तो जो ब्रिटेन के सम्राट थे जिनका नाम था जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम, इन्होंने जो है 1608 में जो कैप्टन हॉकिंस थे उनको अपना राजदूत जो है वो बनाया था, और मुगल सम्राट जो जहांगीर थे उनके दरबार में भेजा था। जो जहांगीर थे उन्होंने ही जो हॉकिंस था, जिसको विलियम हॉकिंस भी हम कहते हैं, इसको जो है वो खान की उपाधि, इंग्लिश खान की उपाधि जो है वो दी थी। 73 प्रश्न है, इनमें झील जो दे रखी है इनमें से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? वीपी पेक झील, बैकाल झील, ह्यूरन झील, विक्टोरिया झील? चारों झीलों में से हम ह्यूरन झील को भी पढ़े हैं, बैकाल को भी, विक्टोरिया को भी, वीपी पेक मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। बताइए इन तीनों या इन चारों में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था बैकाल झील जो है ये आपकी दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील में जो है वो आती है। कैस्पियन जो सागर है ये जो है आपकी विश्व की सर्वाधिक जल क्षमता वाली जो है वो झील है। बैकाल आपकी जल क्षमता के आधार पर दूसरे नंबर पे आती है। बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न आपका 74 सेकंड लास्ट है इस वीडियो का। इनमें से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे इन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसका त्याग कर दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये सब क्वेश्चन आप देखेंगे बार बार रिपीट होते हैं। तो क्रिप्स मिशन, रोलेट एक्ट, या फिर जलियांवाला बाग नरसंहार, या फिर साइमन कमीशन? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन जलियांवाला बाग नरसंहार जो है ये आपका सही होगा। जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे इनको नाइटहुड यानी सर की उपाधि जो है वो मिली थी, लेकिन 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इसके विरोध के स्वरूप में इन्होंने जो नाइटहुड है उसकी उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, और इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे कि भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है उसका शिल्पी किसे कहा जाता है? एल.एम. सिंघवी को, बी.आर. मेहता को, आचार्य नरेंद्र देव को, या जी.वे.के. राव को? इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके और जुड़ जाइएगा ताकि कोई आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है करते रहिएगा। तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो करंट अफेयर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल सर्च कर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जुड़ सकते हैं। जो भी अपडेट होगी वो वहां से आपको जो है वो मिल जाएगी। आंसर की बात करते हैं इन चारों में तो आपका आचार्य नरेंद्र देव जो है वो आपका सही होगा। बलवंत राय मेहता समिति जो है आपने नाम सुना होगा। आंसर यहाँ सी नहीं होगा, एक्चुअल में आंसर आपका बी होगा। बी.आर. मेहता लिखा है ना, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। तो बी.आर. मेहता जो है जिनका नाम किससे संबंधित था? जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका शिल्पी कहा जाता था, बी.आर. मेहता कह लीजिए, या फिर आप इनको बलवंत राय मेहता कह सकते हैं। बलवंत अधिकतर जगह आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है। बलवंत राय मेहता जो समिति थी वो इसी से ही संबंधित थी। तो वास्तुकार भी कहते हैं, शिल्पी भी कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का। क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा। और जो बलवंत राय मेहता थे इन्होंने 1957 में जो है बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की सिफारिश जो है वो की थी। और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर ही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 1959 को राजस्थान का जो नागौर जिला था उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को शुभारंभ भी जो है वो किया था। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो पूरा श्रेय जाता है वो बलवंत राय मेहता जो समिति है उसी को जो है वो जाता है। सभी प्रश्न हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि इनमें से कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन है जटमल, बी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन है गोसाई गोकुलनाथ, और डी ऑप्शन है विठलनाथ। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।